Hello students. So the next topic that we are going to discuss is negotiation, assignment and endorsement. Okay. The last topic that we discussed was about presentment and acceptance. Okay. Presentment for payment, presentment for acceptance, how a negotiable instrument is discharged or dishonored because of non-acceptance or non-payment. Okay, all these things were discussed. Now we are going to discuss the next part, that is negotiation, assignment and endorsement. Okay, endorsement we'll be able to cover some part today. The remaining part of endorsement will be taken up in the next lecture. So let's move with the same. Negotiation, and we very well know what is the meaning of negotiation, that is transfer of a negotiable instrument. So one of the essential, और या तो हम ऐसा कहें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो है उसका फ्री ट्रांसफर. ओके, अगर वो नहीं है, इफ इट इज नॉट देयर, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है एज सच. So one of the most important feature of this act is free transferability of the negotiable instrument from one person to another. The rights in a negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation. यहाँ पे right का मतलब होता है property. The meaning of right over here is property. प्रॉपर्टी का मीनिंग हम आगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओनरशिप, ओनरशिप दो तरह का होता है. वन इज अ जनरल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है स्पेशल प्रॉपर्टी. यहाँ पे एज सच स्पेशल प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट दी जनरल प्रॉपर्टी, है ना. मतलब इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्टेड जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है, दैट वी आर ट्रांसफरिंग टू दी अदर पार्टी. ओके, नेगोशिएशन होता है मतलब बेसिकली ये इंडोर्स होता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 of the negotiable instrument act, when a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, मतलब उस इंसान को हम क्या बनाना चाहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बनाना चाहते हैं. So A is endorsing the bill to D. So now D will become endorsee, A becomes endorser. और यहाँ पे A का ये बिल या ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट करने के पीछे लॉजिक ये था कि वो डी को होल्डर बनाना चाहता है. और जैसे ही डी होल्डर बनेगा, द इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू हैव बीन नेगोशिएटेड. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. मतलब पहले ए का ओनरशिप था, अभी डी का हो गया है. ओके, नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं? देखो, नेगोशिएट करना एक बात है ना, पर नेगोशिएट करते कैसे हैं, तो उसकी दो वे हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं. इट मे बी नेगोशिएटेड आइदर बाय डिलीवरी. ओके, जब ये पेएबल टू बेरर हो, और जब पेएबल टू ऑर्डर होगा तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. दोनों में एक चीज कॉमन है, डिलीवरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना. आप ऑलरेडी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हो, विच इज एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, है ना. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना पड़ेगा. कैसे डिलीवर होता है वो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. तो अगर इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर है, बेरर चेक है ना, तो इट इज मियरली बाय डिलीवरी. डिलीवरी का सिंपल मीनिंग होता है चेंज ऑफ हैंड्स. अभी चेक मेरे पास है, वही चेक मैंने किसी को दे दिया, इट इज डिलीवरी. और दूसरे में लिखा है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. इंडोर्समेंट का मतलब होता है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना, या तो फेस पे या तो बैक पे, है ना. उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस पे साइन करना या उसके बैक पे साइन करना.
अगेन सिर्फ साइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन साइन कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर, तो उसमें इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों चीजें करना पड़ेगा। ओके, चलो मोड्स ऑफ नेगोशिएशन विच वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, बाय द डिलीवरी देयर ऑफ, और अगर ऑर्डर होगा तो बाय द होल्डर बाय इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ। तो अगर पेएबल टू बेरर है तो सिर्फ डिलीवरी करना पड़ेगा, पेएबल टू ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। ओके, लेट्स सी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। ओके, सेक्शन 50 सब्जेक्ट टू लिखा है मतलब क्या है, जब हम सेक्शन 47 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 58 को ध्यान में रख के पढ़ना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। सेक्शन 58 में ये लिखा है कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट किसी अनलॉफुल मींस या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए ऑब्टेन किया है, या आपको किसी का खोया हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला है, सेक्शन 58 का डिस्कशन आगे भी है, अप्रोक्सीमेटली पेज नंबर 26 पे इसका डिस्कशन है। ओके, वो भी देखेंगे, बट अभी के लिए क्या देखना है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, a promissory note, bill of exchange और चेक विच इज पेएबल टू बेरर। वापस ध्यान रखना है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर होगा तो ही उसको कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, वी कैन नेगोशिएट द सेम बाय डिलीवरी ओनली। है ना, मैंने उसको किसी को डिलीवर कर दिया मतलब ये नेगोशिएट हो गया। ओके, इसका एक एक्सेप्शन है, if the instrument is delivered on a condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable unless such event happens। इसका मतलब क्या है, हमने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक तो दिया है, पर क्या कहा है, ये नेगोशिएट तब होगा जब कोई एक इवेंट होगा। ओके, जब इवेंट सर्टेन है, ओके, इवेंट होने वाला ही है, कंफर्म है। ओके, पर जब इवेंट होगा उसके बाद नेगोशिएट होगा, तो वो तब तक नेगोशिएट नहीं हो सकता है जब तक कि वो इवेंट ना हुआ हो। इज दैट ओके? तो मतलब हमने डिलीवर तो कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पर नेगोशिएट नहीं हुआ है। रीजन बीइंग, हमने डिलीवरी में एक कंडीशन अटैच कर दिया है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ए दी होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर delivers it to B's agent to keep for B। मतलब B के एजेंट ने B के बिहाफ पे ये रिसीव किया है। B's agent has received the negotiable instrument on behalf of B, तो ये नेगोशिएट हो गया, कहानी खत्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि ए के पास अभी कोई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज इन द हैंड्स ऑफ एज बैंकर। तो अब क्या हो जाता है, that now we want to negotiate the instrument। पर नेगोशिएट कैसे करना है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अभी ये चेक ए के बैंकर के पास है, द चेक इज विद द एज बैंकर, और जो ए का बैंकर है वही बी का बैंकर है। एज बैंकर इज द सेम एज बीज बैंक, हो सकता है दोनों का अकाउंट एक ही बैंक में हो, है ना। और अब हम डायरेक्ट करते हैं कि ये पैसा किसके अकाउंट में चले जाना चाहिए, इट शुड बी क्रेडिटेड टू द बीज अकाउंट। तो ए ने ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर दिया बी को। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन हैंड्स नहीं है, क्योंकि अभी भी पहले भी ये इंस्ट्रूमेंट ए के पास, ए के बैंकर के पास था, और अभी भी इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, उसी बैंकर के पास है। बट पहले वो ए के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, नाउ ही इज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ बी। ओके, तो उस केस में भी क्या हो गया, द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड। मतलब सिंपल एक चीज है कि सपोज मैंने कुछ स्पाइसेस खरीद के किसी एक गोडाउन में रख दिए, और उस गोडाउन की चाबी किसी गोडाउन कीपर या स्टोरेज वाले के पास है,
ओके, लेट्स से कि मैं किसी को उस गुड्स का सैंपल दिखाता हूँ और ऐसा बोलता हूँ कि ये गुड्स है मेरे पास, इतना क्वांटिटी है, ये रेट है, अगर आपको चाहिए तो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, मैंने कहीं एक जगह पे स्टोर करवाया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपसे खरीदने के लिए रेडी हूँ। हमने गुड्स बेच दिया। पर जो पर्सन को, जो परचेजर है, वो क्या कहता है, ये गुड्स वहीं का वहीं रहने दो, मुझे अभी उसका डिलीवरी नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट द डिलीवरी ऑफ फिजिकली, मतलब मैं उसको वहां से निकालना नहीं चाहता हूँ। एक काम करते हैं, जिसके पास भी इसका कस्टडी है अभी एज ऑफ नाउ, तो अभी कस्टडी किसके पास है, वॉचमैन के पास है। तो पहले वॉचमैन उसको मेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, नाउ द वॉचमैन इज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर। समझ आ रहा है? तो उसको भी क्या माना जाएगा कि डिलीवरी, मैंने तो डिलीवरी दे दिया, उसने वहां से फिजिकली डिलीवरी गुड्स का नहीं लिया, लिया अभी उसको मतलब है। Earlier, the watchman was holding goods on seller's behalf. Now the watchman is holding the goods on buyer's behalf. ओके, मतलब गुड्स का डिलीवरी हो गया। वैसा चेक में भी हो सकता है, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। सेक्शन 58 में सिंपल याद रखना है, अगर आपको कोई खोया हुआ इंस्ट्रूमेंट मिले, आपने किसी अनलॉफुल वे में उसको ऑब्टेन किया हो, या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए ऑब्टेन किया हो, है ना, तो वो नेगोशिएशन नहीं हुआ है। इट इज नॉट अ नेगोशिएशन। इसीलिए बार बार क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। अगर कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेएबल टू ऑर्डर है, पहले देखा था पेएबल टू बेरर है ना, अगर पेएबल टू बेरर है तो बाय डिलीवरी वो नेगोशिएट हो सकता है। बट अगर पेएबल टू ऑर्डर है तो उसमें दो चीजें करनी पड़ेगी, इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या प्रॉमिसरी नोट के ऊपर साइन करना। ओके, आगे इंडोर्समेंट भी पढ़ने वाले हैं कि स्पेसिफिक इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है। बट बेसिकली क्या है कि कोई एक चेक, मान लो कि मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे चेक दिया, अब मुझे वो चेक देना है, मान लो कि फोटोकॉपी वाले को, है ना, जहां से हम क्लास के लिए फोटोकॉपी करवाते हैं। तो मुझे लेट्स से, वी आर नॉट डूइंग दैट, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, है ना। वो चेक मुझे अपने फोटोकॉपी वाले पर्सन को दे देना है, तो मैं क्या करूंगा, उस चेक के पीछे साइन करके लिख दूंगा पे टू सो एंड सो पर्सन, कहानी खत्म। ओके, वो इंडोर्समेंट हुआ। वही चेक मैं उसको वहां पे जाके दे के आता हूँ, डिलीवरी हो गया। तो इंडोर्समेंट बहुत सिंपल होता है। चलो, या तो चेक के पीछे कर दिया, या तो फिर उसके पास एक पेज अटैच कर दिया, जिसको अलॉन्ज कहा जाता है ना, आगे वो भी पढ़ेंगे। और उस पेज पे लिख दिया कि आपको ये जो चेक है इसका पेमेंट सो एंड सो पर्सन को पे करना है, और मैं इसको इंडोर्स कर देता हूँ। सो आई विल बिकम इन इंडोर्सर, द पर्सन विल बिकम इन इंडोर्सी। चेक इज ऑलवेज, है ना, मतलब यहाँ पे बैरर होता तो किसी का नाम नहीं लिखा होता, पेएबल टू ऑर्डर है मतलब उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, अकाउंट पे भी किया हुआ है, फिर भी वो नेगोशिएट हो सकता है। फेस पे, बैक पे, या उसके साथ एक पेज अटैच कर दो, है ना। इंडोर्समेंट का सिंपल मीनिंग होता है साइन करना। इंडोर्सर, किसका साइन करना है, इंडोर्सर, होल्डर। कौन साइन करेगा, होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, है ना। अगर हम कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो दोनों में, अगर बैरर इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि उसको डिलीवर करना पड़ता है। तो कैसे डिलीवर करेंगे, तो सबसे पहले याद रखना है कि डिलीवरी इज एसेंशियल, कंपल्सरी है, उसके बिना चलेगा नहीं। दूसरा, डिलीवरी शुड ऑलवेज बी वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। और डिलीवरी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू पास ऑन द प्रॉपर्टी। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ओके, दो तरह की प्रॉपर्टी होता है, जनरल एंड स्पेशल। यहाँ पे हम जनरल प्रॉपर्टी पास ऑन कर रहे हैं।
ओके, डिलीवरी कैसा हो सकता है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ये भी बता चुका हूँ। एक्चुअल का मतलब है किसी भी चीज को फिजिकली हैंड ओवर करना, मैंने आगे लिखा था चेंज ऑफ हैंड्स। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ओके, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, clerk or servant of the endorsee on his behalf, or when the endorser after endorsement holds the instrument as an agent of the endorsee। मतलब मुझे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को नेगोशिएट करना है, किसी को दे देना है, ट्रांसफर करना है, तो मैंने वो उसके एजेंट को दे दिया, वहां पे काम करने वाले क्लर्क को दे दिया, उसके सर्वेंट को दे दिया, या तो मैंने नेगोशिएट करके अपने ही पास रखा है। सो आई बिकम एन एजेंट ऑफ द इंडोर्सी, मतलब मैं इंडोर्सर भी हूं और मैं एक जो इंडोर्सी है उसका अभी के लिए एजेंट भी हूं, क्योंकि मैंने अभी उसको डिलीवर किया नहीं है। तो अगेन डिलीवरी कंपलसरी है, डिलीवरी वॉलंटरी होना चाहिए, उसका मतलब होता है पासिंग ऑन द प्रॉपर्टी। ओके, दो तरह के डिलीवरीज पॉसिबल है, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब किसी को फिजिकली कैन हैंड ओवर करना, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि हमने उसके एजेंट, क्लर्क या किसी भी सर्वेंट को, एम्प्लॉय को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, मतलब वो नेगोशिएट हो चुका है। ओके, सेक्शन 46 ऑल्सो लेज डाउन that an instrument is conditionally or for a specific, मतलब हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट साइन तो किया है बट इट इज फॉर स्पेशल पर्पस ओनली। तो हमने एक टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखा था, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट हमने दिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, इसका पेमेंट करने का कभी कोई मोटिव, इंटेंशन था ही नहीं, क्योंकि हमने किसी लोन के अगेंस्ट में ये इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो हम तो लोन का पेमेंट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे। सो इंस्ट्रूमेंट इज गिवन कंडीशनली और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली। द प्रॉपर्टी इन इट, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के अंदर जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है वो पास ऑन नहीं होगा, डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी, इवन दो it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to a holder in due course। मतलब क्या है, मैंने किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, उसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे किसी को हैंड ओवर कर दिया, इंडोर्स कर दिया। अब मान लो कि मैं ए हूं, मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था बैंक को, ओके, और बैंक ने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर दिया अपने किसी कस्टमर को दे दिया। अब कस्टमर को ये नहीं पता है कि बैंक के पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ए के पास से आया है वो सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पस के लिए है, इसके ऊपर पेमेंट का कोई कंडीशन ही नहीं है ना। पर वो तो ए और बैंक के बीच में डिस्कस हुआ था, डिसाइड हुआ था, कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कस्टमर को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हुआ है, ओके, वो इंडोर्सी बनेगा। और अगर वो ऐसा प्रूव कर दे कि मैंने तो किसी वैल्यू के लिए, किसी कंसिडरेशन के लिए ये बैंक से लिया है, मतलब मैंने बैंक को कुछ सर्विस प्रोवाइड की है और उसके बदले में बैंक ने मुझे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, सो इट इज फॉर वैल्यू, आई एम हैविंग द पोजीशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और मैंने किसी तरह का फ्रॉड या किसी तरह से ऑब्टेन नहीं किया है। अगर इंडोर्सी ऐसा प्रूव कर दे तो वो क्या बनेगा, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और इसको कुछ कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्रिविलेज क्या है कि वो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट डिमांड कर सकता है। हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंक को दिया था तब हमारा पेमेंट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हमने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंक को सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया है, न कि बैंक उसका यूज करे। नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं है, बट अगर बैंक ने ऐसा कर दिया है ना, फॉर बेटर सिक्योरिटी उन लोगों ने इसको एंडोर्स कर दिया, तो इन दैट केस क्या होगा, जो एचडीसी बनेगा तो वो तो ऑब्वियस है, उसने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में ऑब्टेन किया है, बोनाफाइड है वो तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना है आपको
जब हम कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनली ड्रॉ करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया मतलब सामने वाला ओनर नहीं बने, तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आप ओनर नहीं है तो आप टाइटल पास ऑन नहीं कर सकते, है ना। पर यहाँ पे अगर बैंक ने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को फॉर कंसिडरेशन इन अ गुड फेथ दे दिया है, तो जो एचडीसी बनेगा, इंडोरसी, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा और वो पैसा क्लेम कर सकता है। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनकम्प्लीट अंटिल डिलीवरी। जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर न किया जाए तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, टू टेक बैक। जैसे हम ऑफर को वापस ले सकते हैं, एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हैं, वैसा जब तक डिलीवरी ना हो, अगर डिलीवरी ना हुआ हो तो बात मतलब, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, पर बी ने ये इंस्ट्रूमेंट ए को अभी तक दिया नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ है, और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना हुआ हो मतलब वो कभी भी रिवोक हो सकता है। द डिलीवरी इज एसेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन but also at the time of making or drawing of the instrument. The rights are not transferred unless the same has been delivered. मतलब हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स तो कर दिया है, पर जब तक उसका एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी न हो तब तक राइट ऑफ ओनरशिप वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब आपको समझना है इंपॉर्टेंट, अगर इफ अ पर्सन मेक्स द इंडोर्समेंट but before the same could be delivered the person dies, endorsee, okay, सॉरी इंडोर्सर डाइज। अब मान लो कि इंडोर्सर की डेथ हो गई, 10-12 दिन हो गए, अब उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे वो इंडोर्सी को ये बिल देने जा रहे हैं कि देखो हमारे पापा ने ऐसा किया था या हमारी मम्मी ने ऐसा किया था, उन्होंने साइन तो कर दिया था पर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको डिलीवर नहीं हुआ था, तो आज हम डिलीवर करने आए हैं, तो वो किसी भी तरह से वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि इंडोर सर की डेथ हो गई। अब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसा मैंने बताया था, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, ना, तो क्विकली डिफरेंस देख लेते हैं। नेगोशिएशन का जो एक्ट एप्लीकेबल है वो है 1881 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। असाइनमेंट के लिए टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एप्लीकेबल होगा। ओके, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और जैसे ही ये ट्रांसफर हो जाएगा तो जो इंडोर सी है वो क्या बनेगा, होल्डर। असाइनमेंट में ध्यान रखना है, बी वेरी मच केयरफुल, इसमें हम स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, जनरल प्रॉपर्टी नहीं करते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ अ डेट टू अनदर पर्सन बाय वे ऑफ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है, सपोज एक्स ने वाई को गुड्स बेचा है, तो एक्स इज सपोज टू कलेक्ट मनी फ्रॉम वाई, पर एक्स ने क्या कर दिया, जेड को बोल दिया पे एक काम करना, तुम वाई से पैसे ले लेना। तो एक्स ने अपना राइट टू रिसीव जो था, है ना, एक्स ने क्या था, हाँ, एक्स के पास जो पेमेंट रिसीव करने का राइट था वो एक्स ने किसको दे दिया, जेड को। इसे कहा जाता है, ओके, सॉरी, एक्स इज ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम वाई। एक्स के पास
पेमेंट रिसीव करने का राइट है, बट किसके पास से, वाई के पास से। अब एक्स वही राइट किसको दे देता है, जेड को। इस प्रोसेस को कहा जाता है असाइनमेंट। ऐसा हमेशा याद रखना है, हम हमेशा हमारा असेट असाइन कर सकते हैं, लायबिलिटी नहीं। तो एक्स को वाई के पास से पैसा लेने का अधिकार है, वो क्या हुआ, इस लेट्स से असेट है, और वही असेट एक्स ने किसको दे दिया, जेड को। अब मान लो कि एक्स को वाई को पैसा पे करने की जिम्मेदारी थी, और वो जेड को बोले भाई तू दे देना, तो इसको असाइनमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि असाइनमेंट हमेशा असेट्स का होता है, लायबिलिटी का नहीं होता है ना। बी वेरी मच केयरफुल। स्कोप, negotiation can be made for transferring negotiable instrument only। असाइनमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, असाइनमेंट कैन बी मेड ऑफ एनी राइट। मेथड, बैगर इंस्ट्रूमेंट को डिलीवरी से नेगोशिएट कर सकते हैं, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से नेगोशिएट कर सकते हैं। ओके, असाइनमेंट इज वैलिड ओनली इफ इट इज मेड इन राइटिंग। पहले इधर देख लिया था हमने कि राइटिंग में होना चाहिए, एंड इट इज साइंड बाय द असाइनर। ऑब्वियस है ना, मेरा सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। नेक्स्ट, notice of negotiation is not required to be given to any party, whereas notice of assignment must be given by the assignee to the debtor। मतलब क्या है, ए को, सॉरी हमने एक्स टू वाई था, एक्स को वाई से पैसा लेना है, वो राइट एक्स ने किसको दे दिया है, जेड को। तो अब जेड पैसा मांगने जाएगा वाई से, तो वाई पैसा नहीं देगा, ऑब्वियस है। वाई क्या बोलेगा, मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैं आपको कैसे पैसे दूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कम्युनिकेट टू वाई, है ना। कौन कम्युनिकेट करेगा, एक्स वाई को बताएगा कि भाई तुम जो पैसा मुझे देने वाले थे, एक काम करो जेड को दे देना, क्योंकि मैंने ये पैसा लेने का अधिकार जेड को दे दिया है। तो नेगोशिएशन में हमें कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, whereas in the case of assignment there is a need of negotiation, sorry there is a need of communication। नोटिस, नोटिस का मतलब है कम्युनिकेशन। कंसिडरेशन, ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स पढ़ते वक्त प्रिजम्पशंस में हमने एक चीज देखा था कि इसमें ऑलवेज कंसिडरेशन होना चाहिए। सो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज नेगोशिएटेड फॉर कंसिडरेशन। असाइनमेंट में ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है। ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ, the other party has to prove that negotiation was without any consideration। ओके, यहाँ पे क्या, किसको प्रूव करना पड़ेगा, अदर पार्टी को। मतलब लेट्स से मैं नेगोशिएट कर रहा हूं, तो मुझे नहीं, अदर पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा दैट द नेगोशिएशन वाज विदाउट एनी कंसिडरेशन। और यहाँ पे किसको प्रूव करना पड़ेगा, असाइनी हैज टू प्रूव दैट देयर वाज सम कंसिडरेशन। यहाँ पे असाइनी कौन है, हमारे एग्जांपल में जेड। बेटर टाइटल, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का मतलब हम जिसको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं acquires a title better than that of the transferor, और वो क्या बनेगा, HDC, holder in due course। assignee does not acquire a better title, negotiation does not require any stamp असाइनमेंट में, क्योंकि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तो वी नीड टू हैव अ स्टैम्प ऑफ द सेम। ओके, so far we have covered negotiation and assignment। negotiation दो तरह से हो सकता है, by delivery and by endorsement and delivery। अगर इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेarer है तो ओनली बाय डिलीवरी, और पेएबल टू ऑर्डर है तो बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दोनों होगा। इसमें डिलीवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, डिलीवरी कैसे हो सकता है, इट इज अ वॉलेंटरी ट्रांसफरिंग ऑफ राइट इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। डिलीवरी दो तरह से हो सकता है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल कैसे होता है, कंस्ट्रक्टिव कैसे होता है, ये सब डिस्कस किया। और नेगोशिएशन का असाइनमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो देखा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक
that we shall consider is endorsement of the instrument. ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो पाए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट विल ट्राई, है ना, जितना हो सकता है उतना कवर अप करने की कोशिश करते हैं. सो व्हेन द मेकर और होल्डर of a negotiable instrument signs the same, otherwise then as such maker, ध्यान रखना है ना, मेकर, जब हम कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं तो वी आर द मेकर, वी आर द ड्रॉवर, तो हमारा तो साइन होता ही है. ओके, बट आई एम साइनिंग नॉट एज अ मेकर, ध्यान रखना है, मेकर के फॉर्म में साइन कर रहा हूं तो इंडोर्समेंट नहीं है, वो तो एनीवे करना पड़ता है. जब कोई इंसान प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है तो ऑब्वियस है मेकर का उसके ऊपर सिग्नेचर होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि उसने इंडोर्समेंट किया है. ओके, व्हेन आई एम साइनिंग अदर देन एज अ मेकर, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, कहाँ पे नेगोशिएट करना है, सॉरी कहाँ कहाँ पे इंडोर्समेंट करना है, ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ, और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स्ड देयर टू. अनेक्स्ट का मतलब होता है अटैच्ड देयर टू. ओके, नोन एज अलॉन्च, अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग अ स्लिप ऑफ पेपर, जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ अटैच करते हैं, मैंने आगे डिस्कस किया है. ही इज सेड टू इंडोर्स द सेम, मतलब अगर कोई भी इंसान अदरवाइज देन एज अ मेकर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक पे, फेस पे या एक एक्स्ट्रा स्लीप ऑफ पेपर अटैच करते हैं, उसके ऊपर वो साइन कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हो गया, है ना. हम इंडोर्स इंडोर्स ऐसा पढ़ रहे हैं, पर इंडोर्स होता क्या है, इट इज सिंपली साइनिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द फेस, ऑन द बैक और ऑन एन एक्स्ट्रा स्लीप ऑफ पेपर. ओके, तो जो इंडोर्स करेगा वो इंडोर्सर बनेगा, जिसको इंडोर्स किया है वो इंडोर्सी बनेगा. सो इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन विच आर जनरली मेड एट द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कहाँ पे किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे. द सिग्नेचर मे ऑल्सो बी ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. इंडोर्समेंट के लिए आपको कोई एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा या कुछ कुछ एक वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं. इट ओनली रिक्वायर्स अ सिग्नेचर ऑफ वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन. मतलब मैंने किसी को इंडोर्स कर दिया, उसने किसी को इंडोर्स कर दिया, तो हमने आगे एक टॉपिक पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट. तो जिस ऑर्डर में सिग्नेचर है उसी ऑर्डर में वो इंडोर्स हुआ है. ओके, यही सारी चीजें आगे पॉइंट वाइज भी लिखी हुई है ना, कि कोई भी इंसान अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस पे या उसके बैक पे या एक एक्स्ट्रा स्लीप ऑफ पेपर पे साइन कर देता है, ओके, अदरवाइज देन एज अ मेकर, तो वो इंडोर्सर बनेगा, जिसको किया है वो इंडोर्सी बनेगा. और इंडोर्समेंट का मतलब सिंपल होता है सिग्नेचर करना. एग्जाम्पल देखते हैं. X, who is the holder of a negotiable instrument, writes on the back thereof, pay to Y or order. ध्यान रखना है, क्या लिखा उसने, बैक साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे क्या लिख दिया, पे टू Y और टू द ऑर्डर ऑफ Y, और उसके ऊपर क्या कर दिया, साइन कर दिया, मतलब कहानी खत्म. X is deemed to have endorsed the instrument to Y. अगर X ये इंस्ट्रूमेंट Y को डिलीवर कर देता है, X ceases to be the holder and Y become, अब कौन होल्डर बन जाएगा, तो Y will become the holder of the